हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, ये साल जब शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमारे किसान भाई जो हैं वो सरकार से नाराज़ होकर किसान बिलों का विरोध करते हुए सड़क पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के अंदर एक सिंपैथी जुटा रहे थे। लेकिन 26 जनवरी के अंदर जिस तरीके से इस किसान आंदोलन के अंदर प्रोटेस्ट और सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं और एक के बाद एक लगातार कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बदलती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ ना कुछ नए नए खुलासे रोज़ हो रहे हैं, तो दोस्तों इसके अंदर सिचुएशन इस तरीके से चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि आज के दिन ऐसा लग रहा है कि कुछ आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था, कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया और मामला कहाँ उलझ गया है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे हम। रिवाइज़ इन द सेंस ये देखेंगे कि असलियत में मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुँचा और उसके बाद आज के दिन मामला क्या है। मामला शुरू हुआ सिंपल किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि ये उसकी फ़ोटो नहीं है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 26 जनवरी नज़दीक आई, ट्रैक्टर परेड के नाम पर जिस तरीके से लाल किले के ऊपर इस तरीके की तस्वीरें नज़र आई, सड़कों के ऊपर ये और ये तोड़फोड़ और तूफान नज़र आया, उससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ने जो भी अपना एक बेस ग्राउंड गेन किया था वो सारे का सारा लूज़ होता रहा। 26 जनवरी को जो भी हुआ किसान आंदोलन, उसके शर्मसार हुआ, देश को बड़ा डर लगा, सब कुछ व्यवस्थाएं फैली। लेकिन उसके बाद एकदम से हमारे को यहाँ पर सिचुएशन नज़र आई दोस्तों कि असलियत में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एकदम से हमारे किसान नेता मिस्टर राकेश टिकैत जो हैं वो एकदम से रोते हुए दिखाई देते हैं। और 29 जनवरी को जो इंसिडेंट हुआ उससे जो मरा हुआ आंदोलन था एक बार दोबारा से जिंदा होता हुआ नजर आया। और उसके बाद बैक टू बैक 3 ट्वीट्स नजर आते हैं, एक गायिका, एक सोशल वर्कर और एक पर्यावरणविद और एक जो है वो पॉर्न स्टार वगैरह, इन तीनों के एकदम से ट्वीट आते हैं। और मामला जो किसान आंदोलन का अब तक नेशनल था वो इंटरनेशनल हो चुका होता है और विवादों के अंदर सारी व्यवस्था गिर जाती है। सारा किसान आंदोलन गिरता हुआ नजर आता है और ऐसा दिखाई देता है कि पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका है। फिर भी पूरी दुनिया के मामले में इंटरनेशनल सिनारियो के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से किसान आंदोलन के सपोर्ट के लिए पूरा मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन जब पहले दिन से यदि देखा जाए तो पहले दिन से हमेशा एक आंदोलन को, एक मामले को आगे बढ़ाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि इसके अंदर खालिस्तान एंगल जुड़ा हुआ है। और एकदम से 2-3 दिन से पिछले जो शोर मचा हुआ है वो टूल किट का एक शब्द जो है वो लगातार सुर्खियों में है कि टूल किट क्या है। और उसके बाद एकदम से आप देखेंगे तो जो दिशा रवि हैं वो, उसके बाद मोहम्मद बिलावल से लेकर पीस एंड जस्टिस फाउंडेशन, खालिस्तान से जुड़े हुए सारे आंदोलन एकदम से आमने सामने आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस कहीं से कहीं इसको मोड़ रही है या फिर जब जांच चल रही है वो तो कहीं से कहीं और जा रही है। तो मामला क्या है इसे पूरा समझिए। और सबसे पहले टूल किट कुछ नहीं असलियत में दोस्तों, जब पुराने ज़माने में भी आंदोलन होते थे और पुराने ज़माने की फिल्में भी देखोगे जैसे भगत सिंह से रिलेटेड या कुछ भी, तो जो हमारे क्रांतिकारी होते थे वो असलियत में आम जनता को अपने उद्देश्य को बताने के लिए या अलग अलग तरीके से कहाँ कौन सा आंदोलन करना है, कहाँ कौन सा मूवमेंट करनी है, चाहे हमारे क्रांतिकारी हुए, चाहे गांधी जी हुए, चाहे कोई भी, वो सारे के सारे एक पोस्टर सा निकालते थे और गली गली में जगहों जगहों पर वो पोस्टर जाकर चिपका दिया जाता था। लोगों को बताया जाता था कि यहाँ क्या गांधी जी मार्च करेंगे, यहाँ आएंगे, ऐसे आएंगे, बातचीत करेंगे। अखबारों से लेकर पेपर से लेकर लोगों को बोलने से लेकर गाँव में आवाज़ लगवाने से लेकर सारे काम करवाए जाते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक समय पर जोड़कर आंदोलन को बड़ा किया जा सके और आंदोलन को बड़ा करने के बाद सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इसी तरीके से हमारे जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर जितने भी थे, ये लोग भी अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरीके के पोस्टर चिपकाते थे। और जिस तरीके से पोस्टर चिपका के लोगों को अपने आइडियाज से बताते थे कि ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और उसके बाद लोगों से भी जब इन लोगों को सहायता लेनी होती थी तो ज़बरदस्त लेवल पर उनसे सहायता लेने के लिए ज़बरदस्त लेवल पर पोस्टर्स, बैनर्स खासकर पोस्टर लगाए जाते थे, पर्चे बांटे जाते थे कि भाई ऐसे करना है और इस तरीके से करना है। असलियत में सरकार के समक्ष जन समर्थन इकट्ठा करने के लिए ये बहुत कारगर तरीके से हुए। लेकिन असलियत में दोस्तों यहां से राजनीति और नजर आ रही होती है और इस राजनीति को समझना जरूरी है कि देश के विरोध में ये राजनीति किस तरीके से होती है। अब असलियत में देखिए, मामले को समझिए।
मामला है डेमोक्रेसी का। असलियत में अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी जो लोकशाही है या लोकतंत्र है, इसकी सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ा जो हथियार या जो अधिकार, जो राइट लोगों को मिला होता है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और असलियत में यही जो है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन होता है, यानी विपक्ष होता है। और ये जो विपक्ष है वो अपनी बात इसीलिए रख पाता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी जो है, ये एक तरीके का अधिकार लोगों को मिला हुआ है। इसी राइट का नेक्स्ट लेवल जो है वो प्रोटेस्ट यानी कि प्रदर्शन है। और जब सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने आते हैं तो व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उलझ जाती हैं या इस तरीके से आमने सामने आते हैं। तो प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रदर्शन जो है वो डेमोक्रेसी का एक वो क्या नाम है, अपोजिशन। और मतलब अपोजिशन तो पूरी स्पिरिट है, विरोध तो एक आत्मा है, विपक्षी दल तो एक आत्मा है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है, प्रदर्शन हो रहा होता है, यह भी एक मूल कारण या एक मूल आधार है लोकतंत्र का। एक बेसिक जो बेस है डेमोक्रेसी, एक वाइटल पार्ट है डेमोक्रेसी का। अब प्रॉब्लम यही होती है कि ये जो प्रोटेस्ट होता है ये असलियत में डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। और डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट यानी सरकार के विरोध या सरकार के विरोध में एक नाराजगी होती है, उसे निकालने का जो तरीका है वो प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन होता है। और असलियत में ये अगर बढ़ जाए तो डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, ये जो है ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार को डिस्टेबलाइज करता है यानी हिलाकर रख देता है। और जैसे ही सरकार को हिलाकर रखा जाता है सरकार के अंदर इंबैलेंस होती है। और यही रीजन है कि ये डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट करता है, सरकार को वीक करता है। और वीक और अनस्टेबल गवर्नमेंट जो होती है वो विरोधियों के लिए एक जिसे कहते हैं शुगर तो नहीं कह सकते, एक जो घी के दिए जलते हैं जो हॉस्टाइल कंट्रीज या एनिमी कंट्रीज होते हैं उसके लिए। ये एक सीधी सी कंसेप्ट है कि असलियत में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा हथियार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी का इस्तेमाल करके विरोधी लोग जो वो देश जो आपको बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप विरोध में खड़े हों या आप ताकतवर बने या आप और शक्तिशाली बने या तरक्की करें, विकास करें, वो लोग आपकी तरक्की को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शनों को एक जरिया बना लेते हैं। और भारत में काफी टाइम से ये चीज देखी गई है। अगर आप देखेंगे स्टरलाइट का एक मामला होता था, स्टरलाइट कॉपर की रिफाइनरी होती थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवा के उसको बंद करवा दिया गया। और किसी टाइम पर इंडिया जो कॉपर का एक्सपोर्टर होता था, उस कॉपर के एक्सपोर्टर को अब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का घाटा हुआ और अब वो इंपोर्टर बन गया और हमारे जो व्यापार घाटा था उसके अंदर वृद्धि करवाई गई। इसी तरीके से पॉस्को प्लांट का देखेंगे, प्रोटेस्ट हुआ, आजकल कुछ नहीं। उसके बाद कुडनकुलम प्लांट का देखेंगे, इसी के बाद लवासना को देखेंगे, इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो नंदीग्राम मामला देखेंगे। इसी तरीके से अगर आप और भी दूसरे बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको देखते हैं तो असलियत में ये सारे क्या हैं, ये सभी के सभी अगर आप देखेंगे तो यहां सब की एक बात कॉमन है कि यहां हुआ प्रोटेस्ट। और नर्मदा डैम को देखेंगे, नर्मदा डैम को, अब नर्मदा डैम के मामले में और हर जगह पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट और जबरदस्त लेवल पर प्रोटेस्ट। यहां मैं सरकार को बिल्कुल भी बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा, गलतियां सरकार की भी होती हैं, लेकिन कई बार सरकार की गलतियां से ज्यादा इंपॉर्टेंट उससे बातचीत करके उस मामले को हल निकालना होता है, कंपैरेटिवली उस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से रुकवा देना। क्योंकि असलियत में सरकार के सामने दो चीजें हैं, सरकार को दो चीजें हैं, या तो आप एनवायरनमेंट की बचा लो, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, या फिर आप क्या नाम है प्रोग्रेस को देखेंगे। और अगर प्रोग्रेस को देखेंगे तो यहीं पर तो असलियत में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और देश तरक्की करेगा और प्रोग्रेस होगी और इसी प्रोग्रेस से आम आदमी को रोटी मिलनी शुरू होगी। अब प्रॉब्लम यही है कि जब सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है प्रोग्रेस करने के लिए
तरक्की करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने के लिए, तो कुछ लोग ऑन द नेम ऑफ एनवायरमेंट चालू हो जाते हैं झंडे डंडे लेके कि वो प्रोजेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट वहां नहीं आना चाहिए। 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पॉस्को का, आज से 40-20 साल पहले पॉस्को प्रोजेक्ट का विरोध जब होना शुरू हुआ और जिस तरीके से नंदीग्राम से उसको भगाया गया, असलियत में लोग तो बर्बाद नंदीग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी अपनी सरकार बना गई, टाटा को जाना पड़ गया। नतीजा क्या? आज भी पूरे नंदीग्राम और पूरे पश्चिम बंगाल में से कंपनियां भागी हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे क्यों रोते रहते हैं वो लोग? असलियत में प्रॉब्लम समझिए यही है कि असलियत में गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी है, प्रोग्रेस को रोकना चाहते हो तो एनवायरमेंट के नाम पे शोर मचा दो। पेड़ नहीं कटेंगे, माना पेड़ नहीं कटेंगे, उसका बीच का दूसरा रास्ता बताइए कि वहां अगर पेड़ नहीं करेगा, कटेगा, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कैसे उत्पन्न होगा, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, तरक्की कैसे होगी, रोटी कैसे मिलेगी? इसी पेड़ों को होना चाहिए। साफ हवा मिलना हमारा अधिकार है, लेकिन प्रॉब्लम तब भी और ज्यादा होती है जब एक बच्चा भूखा मर रहा होता है, तरक्की ना हो पाने की वजह से उसको रोटी नहीं मिल पाती है, तो वो भी उतना ही पाप है, उतना ही बड़ा पाप है भूख से मरना जितना कि हवा से साफ हवा ना मिलने के कारण है। एक पेड़ को उठाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, लेकिन फैक्ट्री के लिए कोई ना कोई तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। जब आप उस फैक्ट्री को लगने ही नहीं देंगे तो हमारे देश में और सूडान में फर्क क्या रह जाएगा? ये लोग पलते हैं, इन लोगों को पाला जाता है विदेशी शक्तियों के द्वारा, ताकि यहां पर हिंदुस्तान में आने वाली फैक्ट्रियां और प्रोजेक्ट वो बंद हो, और जिस तरीके से वो फैक्ट्रियां और प्रोजेक्ट बंद हो, इनको वहां से फायदा मिलता है, पैसा मिलता है। ग्रेटा थनबर्ग कौन है यार ये? हाउ डे यू कहने वाली? सबसे तो जिस तरीके की ये लेडी या जिस तरीके की लड़की लाइफस्टाइल बिता रही है, लाइफस्टाइल जी रही है, उसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो वो फैला रही होती है। इसी तरीके से जितना ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं साफ हवा के लिए, प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रोटेस्ट को मिसगाइड करना और उसके नाम पे देश को तोड़ना या देश की तरक्की को रोकना सबसे बड़ी सरदर्दी वाला काम है, सबसे बड़ा गलत काम है। और टूल किट के अंदर असलियत में यही किया गया। ऐसे ही लोगों को जोड़ने के लिए गूगल के ऊपर एक पूरा प्रोजेक्ट बना दिया जाता है कि इस तरीके से आप लोग करोगे तो वहां पर फायदा मिलेगा, ये हैशटैग चलाओगे तो फायदा मिलेगा, ये पोस्ट डालोगे तो ये फायदा मिलेगा, इस पोस्ट को इस टाइम से इस टाइम तक डालोगे, इस ट्वीट को इस टाइम से इस टाइम तक करोगे तो फायदा मिलेगा। और जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है, इस तरीके से लोगों को समझाया जाता है, और सरकार और लोगों की बात के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? 95% लोगों को पता ही नहीं कि मामला क्या है। 95% लोगों को पता ही नहीं कि व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है, मामला क्या है, कुछ नहीं पता। वो बस गाड़ी को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। जब वो लोग गाड़ियों को चलाए जा रहे हैं और व्यवस्था को बढ़ाए जा रहे हैं, तो यहां पर असलियत में समस्या आ जाती है। यहां पर असलियत में समस्या आ जाती है, क्योंकि उन लोगों को प्रोटेस्ट के अंदर सेल्फी खिंचवाने में ज्यादा मजा आता है। वो अपने आप को बागी देखना चाहते हैं, वो अपने आप को व्यवस्था से लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, वो स्ट्रगलर देखना चाहते हैं, वो हीरो की फॉर्म में देखना चाहते हैं, और जाके इनके ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सरकार के सामने जाकर खड़े होना, एक सिंपैथी, लोग दुख देखना चाहते हैं, लोग एक सिंपैथी देखना चाहते हैं। और लोगों को और इन नेताओं को, इन प्रोटेस्टर्स को, आंदोलन जीवियों को, आंदोलन जीवी गलत नहीं है, आंदोलन करने वाले गलत नहीं है, लेकिन वो लोग जो हर आंदोलन में, जिनका काम ही आंदोलन करना है, जिनको पैसा ही आंदोलन करने का मिलता है, वो हर आंदोलन में जाकर जब खड़े हो जाएं, वही लोग दिखाई दें, तो वो गलत है। उन्होंने आंदोलन को धंधा बना लिया होता है। आंदोलन एक स्वच्छ आत्मा के साथ, साफ दिल के साथ किया जाने वाला सत्य का आग्रह है, अपनी बात को सही तरीके से सरकार के सामने रखने का एक आग्रह है। लेकिन जब वो आंदोलन हाईजैक हो जाता है एक ऐसे ग्रुप के द्वारा जो कि पूरी तरीके से सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए विदेशियों के हाथों का खिलौना है, विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, या एक सरकार से इस हद तक नफरत कर रहे हैं कि चाहे सही हो या गलत सरकार का विरोध करना है और हर हालत में इस सरकार को गिरा कर दिखाना है, इस तरीके की जब सिचुएशंस आ रही होती हैं, तो मामला इतना समझ लीजिए कि ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, और ये लोग किसी भी देश की तरक्की को रोके रखते हैं। और इसी तरह, और यही कारण है
लोकतांत्रिक देशों के अंदर सबसे दो तरीके के, भारत के दो दुश्मन हैं। एक वो दुश्मन जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बैठे हुए हैं और जैसे ही कोई स्टेबल गवर्नमेंट आती है वो ऐसे ऐसे प्रपंच रचते हैं कि एकदम से खालिस्तान जिंदा हो जाता है, अवार्ड वापसी गैंग जिंदा हो जाता है, इनटॉलरेंस जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ सीपीआई या कम्युनिस्ट सरकारें हैं जो हर कदम पर हड़ताल का सहारा लेती हैं और बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियों को हड़ताल करवा के बंद करवा देती हैं और लास्ट में जाके वो फैक्ट्री बंद होकर भाग जाती है। हाँ, यही कम्युनिस्ट चाइना के अंदर बोलते ही नहीं, है ही नहीं, वहां पे हड़ताल नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि चाइना तो सीधा गोली मारेगा। कोई हड़ताल नहीं, क्योंकि चाइना सीधा गोली मारेगा, जबकि खुद कम्युनिस्ट जो है सबसे ज्यादा हड़ताली लोग होते हैं। जरा जरा सी बात पे हड़ताल करने में सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। और यही कम्युनिस्ट लोग जो हैं चाइना के अंदर बात तक नहीं करते हैं हड़ताल के नाम की। और 12-12 घंटे इनसे काम करवाया जाता है, 16-16 घंटे काम करवाया जाता है। और यहां तक खबरें आती हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट होने के बाद सीधा सुसाइड कर लेते हैं, फिर भी चाइना के अंदर कोई हड़ताल नहीं। और वही कम्युनिस्ट जब भारत के अंदर होंगे तो सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर हड़ताल करवाएंगे और हड़ताल करवाने के बाद उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल स्टरलाइट से लेकर बहुत सारे दूसरे, आप अंदाजा लगा कर देखिए। हड़ताल जरूरी है, एक लिमिट तक जरूरी है, बीच का रास्ता निकालने के लिए जरूरी है। हड़ताल या आंदोलन किसी भी मामले को इस तरीके से ना प्रोजेक्ट करें। और जानबूझकर, यही एक रीजन है, चाहे शाहीन बाग हुआ चाहे यहां हुआ, इन आंदोलनों को जानबूझकर ऐसी जगह जाकर रोका गया, ऐसी जगह ले जाकर अटका दिया गया कि वहां से ना लेफ्ट जा सकते ना राइट जा सकते। आंदोलन के अंदर सीएए के मामले में कानून वापस लो वरना हम नहीं उठेंगे। और जानबूझकर बिठाया किसको, 4 दादियों को जिनसे बात ही नहीं हो सकती, कि वापस लो, हमें नहीं पता, वापस ले लो बस। इमोशनल कार्ड खेला गया। किसानों के साथ भी ये इमोशनल कार्ड खेला गया कि कानून वापस लो वरना हम नहीं। कानून वापस हो जाएंगे तो असलियत में किसानों की तरक्की का क्या होगा यार। एक नई मार्केट दे रहे हैं, पुरानी को खत्म थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन अब चलो एमएसपी के ऊपर कानून बनवाने से जो बात शुरू हुई थी, कानून वापस लेने तक कैसे हो गई, मामला खत्म वास्तव में। और उसके बाद दिल्ली के ऊपर जिस तरीके से चढ़ाई की गई और दिल्ली के अंदर बर्बादी की गई, उसका जिम्मेदार कौन। अब जब इसकी परतें खुलनी लग रही हैं और एक तार दूसरे, दूसरा तीसरे, तो असलियत में पीछे का जो षड्यंत्र है वो साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को भड़काकर सत्ता के विरुद्ध करके सत्ता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत जो है वो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहे और चीन जैसों से दबा रहे। हर कोई अपना प्रपंच इस डेमोक्रेसी के अंदर चल रहा है और बहुत से बिकाऊ लोग जयचंद जो हैं इस तरीके के काम कर रहे होते हैं और ये नॉर्मल होता है। मैं ये नहीं कह रहा सरकार 100% ठीक है, लेकिन हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर भी भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है और उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट ने उसे माना कि 5 दिन की न्यायिक हिरासत, तो कोर्ट ने कोई तो वो गवाह या सबूत या कुछ तो देखा होगा। आप कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे होते हैं। तो असलियत में माना हमारे को आर्टिकल 19, 20, 21, 22 तक बहुत अच्छे खासे कानून, बहुत अच्छे खासे अधिकार दिए हुए, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस भी तो दी गई हैं। और अगर सरकार को लगता है कि इसने कुछ ऐसा मामला है, ऐसा षड्यंत्र किया है, और धालीवाल जैसे एक बिकाऊ, मैं सॉरी कुछ वर्ड यूज नहीं कर सकता, इस जैसे आदमी को जो देश के टुकड़े करने के नाम पे मूवमेंट चला रहा हो, इसको सपोर्ट करने वाली अगर लड़की के कुछ लिंक मिले हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था पे कुछ तो भरोसा करना पड़ेगा यार। लेकिन समस्या क्या है, विरोध के अंदर हम लोग कई बार इतने पागल हो चुके होते हैं कि सही और गलत को पहचानते नहीं है। किस समस्या का हमें, किस संस्था का हमें कब विरोध करना चाहिए और किस संस्था का हमें किस समय समर्थन करना चाहिए, इसका भी अंदाजा नहीं होता। केवल विरोध करेंगे, समर्थन तो हम करेंगे ही नहीं। जब इस व्यवस्था में हम उलझ जाते हैं या इस तरीके से उलझ जाते हैं तो जीवन में हम आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। देश में यही चल रहा है। किसान आंदोलन का इस्तेमाल सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो किया गया, उसका असर हमारे देश की तरक्की और दूसरी चीज़ों पर नजर आ रहा होता है। दिल्ली की सड़कें बंद हैं, आना जाना रुका हुआ है, व्यवस्था खत्म हो रखी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर दुनिया के अंदर भारत का नाम खराब करना है मतलब बाउल सुपर बाउल के अंदर अगर आप जाके प्रोटेस्ट कर रहे हो, वहां ऐड चला रहे हो किसानों के लिए, इनजस्टिस प्रोजेक्ट कर रहे हो, यानी भारत की एक छवि बिगाड़ने की कोशिश की, इनजस्टिस हो रहा है। अब जब इनजस्टिस हो रहा है तो यार जस्टिस कहां है। आप जस्टिस म्यांमार में देख लो, आप और दूसरी जगह देख लो।
असलियत में ये लोग खिलौना है। और मैं खालिस्तान के ऊपर भी एक मूवमेंट बना कि खालिस्तान के ऊपर भी एक वीडियो कल बनाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि असलियत के अंदर इस चीज़ को समझ लीजिए, ये केवल और केवल भारत की मजबूत सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ये खालिस्तान मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू से के समय पर कभी नहीं आया, और ये खालिस्तान मूवमेंट इंदिरा गांधी के बाद कभी नहीं आया। उठाकर देख लीजिए, कभी भी ये कुत्ते भौंके ही नहीं। कब भौंके? जब या तो इंदिरा गांधी आई या फिर प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, बीच में कभी नहीं भौंके। और मांग क्या है कि खालिस्तान, कौन सी बाउंड्री? आज तक बाउंड्री तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं। और मेरे जैसा बंदा तो ये कहेगा भाई साहब आप कन्याकुमारी तक सारा ले लो ना, हमें भी अपने राज्य में रख लो। लेकिन असलियत में खालिस्तान कोई मूवमेंट हो तो ना, ये तो वो बिकाऊ कुत्ते हैं जो कि मतलब कि दूसरे देशों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, धालीवाल जैसे। खालिस्तान मूवमेंट, भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तुम रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, सारे कौन से एक है। लेकिन समस्या तो ये है ना, देश को तोड़ना है। और जिस तरीके से देश को तोड़ने का षड्यंत्र है, उसमें ये टूल किट जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ऐसे पोस्टरों के बना के एक ग्रुप जो है वो ऐसे ऐसे पोस्टर्स को रिलीज कर रहा है और एक दूसरे लोगों को बता रहा है, इनको शेयर कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। और टूल किट के ऊपर सबसे ज्यादा, और यही तो कारण है व्हाट्सएप से लेकर दूसरी चीजों के ऊपर समस्याएं हैं। तो दोस्तों, असलियत में जो मामला चल रहा है वो स्टेट वर्सेस मैनी चल रहा है। एक तरफ हमारा राज्य है जो स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ है, हालांकि इसमें मैं 100 में से 100 नंबर स्टेट को भी नहीं दूंगा, उसने भी बहुत सी जगहों पर बहुत सी गलतियां करी हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गलत, या वो गलतियां करनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि ये जो विदेशियों के टुकड़ों पर पलने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं हर मामले, और हमें पता नहीं होता कि हम किस मामले में कहां पर किसको क्या सपोर्ट करें या क्या विरोध करें, और ये लोग हमें बरगला कर उल्टे सीधे प्रोटेस्ट करवाते हैं, देश के प्रोजेक्ट्स और तरक्की को रुकवाते हैं, जिसकी वजह से देश की बदनामी तो होती है, बर्बादी भी होती है। धन्यवाद।